नमस्कार। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो भी यहाँ पर मुख्य परीक्षा ली जाती है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर उत्तर लिखते हैं लेकिन उत्तर का प्रारूप कैसा होना चाहिए उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये चीज हमें तभी समझ में आएगा जब हमारे सामने कुछ अच्छे प्रकार के उत्तर प्रस्तुत किए जाए, और वही प्रस्तुतिकरण को लेकर मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के लिए संभावित है उन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रारूप क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित करनी चाहिए और क्या चीजें सम्मिलित नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो चीजें हम सम्मिलित कर रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे हम अपने लैंग्वेज में एक पेपर पर उसको उतार दें, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा आज का प्रश्न है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। आज का जो प्रश्न है वो इतिहास से संबंधित है और इसके साथ ही बारी बारी से अलग अलग विषय में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो उत्तर है ये उत्तर मेरे द्वारा नहीं बल्कि आप ही लोगों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखकर भेजा गया है, उसको मैंने टाइप करवा दिया है। बस मैंने इतना ही काम किया है। थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना, तो उसको मैंने यहाँ पर सुधारा है। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जो भी लैंग्वेज फॉर्मेट और पैराग्राफ आपको दिखाई देंगे वो आप ही लोगों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है। ये उत्तर मुझे अच्छा लगा तो आप सभी के समक्ष इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा, संथाल विद्रोह के बारे में हमने बहुत सारी क्लासेस की है। अगर आपको वीडियो डिटेल में देखना है तो यही आपके इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे विद्रोहों से संबंधित वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और उसी चीज को हम यहाँ पर जो हमारा लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज, उसमें कैसे प्रस्तुत करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी में पूछा गया है बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें, और इसका उत्तर फॉर्मेट क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने बात की थी कि मुख्य परीक्षा का जो हम उत्तर लिखते हैं उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अर्थात कुछ ही शब्दों में हम उन सारी चीजों को झलका दें जो हम आगे लिखने वाले हैं, वो इंट्रोडक्शन हो जाता है। दूसरा मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष, ये सारी चीजें। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या सम्मिलित किया है। देखिएगा, उत्तर फॉर्मेट में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा और इसको लिखिएगा और इसी के आधार पर आगे के उत्तर को भी इसी प्रारूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रो में इन्होंने दिया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह सर्वाधिक सशक्त विद्रोह था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच जो दामिन एकोह नाम से प्रसिद्ध था तथा संथाल बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था में हुआ। ठीक है, ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं डिटेल में इन्होंने क्या लिखा है। संथाल इस विद्रोह के माध्यम से गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्र से भगाने तथा ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर अपने पारंपरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे थे। संथाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था तथा इनके लिए, है ना, तथा इनके बीच झूम खेती का प्रचलन था जिसके तहत जंगलों को साफ करके कृषि कार्य की जाती थी। यहीं से उन्हें ईंधन और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता था। इस कारण उन्हें अपनी भूमि से भावनात्मक लगाव था। अंग्रेजों के आगमन ने इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भू स्वामित्व की नई पद्धति लाई गई जिसे जमींदारी प्रथा के नाम से जाना गया। इस पद्धति के अंतर्गत सामूहिक रूप से लगान अदा करने के बजाय अब प्रत्येक संथाल व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लगान अदायगी के लिए उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही आदिवासी समाज के द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर नया कर आरोपित कर दिया गया जो इन आदिवासियों की क्षमता से बहुत अधिक था। करों की वसूली के लिए यहाँ बाहरी लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। परिणामतः अब इस समाज में बाहरी तत्वों का प्रवेश शुरू हो गया। धीरे धीरे इन बाहरी लोगों, जिन्हें संथाली दीकू शब्द से संबोधित करते थे, कि जनसंख्या में भारी वृद्धि होने लगी। यह अपनी आर्थिक संपन्नता के बल पर इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगे जिससे संथालों के शोषण का दौर आरंभ हो गया।
एक पैराग्राफ में इन्होंने इतनी सारी बातें कही, फिर पैराग्राफ इन्होंने चेंज किया है और आगे लिखा है, इस तरह आर्थिक उपार्जन के सारे रास्ते बंद होने तथा लगान में भारी बढ़ोतरी के कारण संथाल लगान चुकाने में असमर्थ होने लगे, जिसके कारण उनकी जमीन नीलाम की जाने लगी। अपनी जमीन को बचाने के लिए तथा लगान अदायगी के लिए संथालों ने साहूकारों और महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर उधार लेना आरंभ कर दिया। साहूकारों द्वारा इन ऋण प्रविष्टियों में गड़बड़ी करने तथा ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण संथाल इन ऋणों को चुकाने में असमर्थ होने लगे तथा साहूकारों के ऋण जाल में फंसते चले गए। संथालों की इस आर्थिक दुर्बलता के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अर्थात संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी तथा उनसे बेगार कराई जाने लगी। इन अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने के बावजूद न्यायालय और प्रशासन की शिथिलता ने इनकी आक्रोश को और भी बढ़ाने का कार्य किया। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने इतनी सारी बातें लिखी है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व संथाल धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में थे। वे अपनी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अपने बीच से ही पुरोहित का चुनाव करते थे, जो उनके पूर्वजों एवं भगवान से उनका संबंध स्थापित करते थे। किंतु ईसाई मिशनरियों के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। तो सभी कारणों को इन्होंने अलग अलग पैराग्राफ में बताया। सबसे पहले कृषि से संबंधित जमींदारी प्रथा थी, वो एक पैराग्राफ में बता दिए। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने धर्म को भी बताया है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है अपने उत्तर को लिखने का। ठीक, आगे देखते हैं। आगे पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने लिखा है, इस विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश शासन तथा इसके समर्थक वर्ग यथा जमींदारों, साहूकारों तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक जीवन में किया जा रहा हस्तक्षेप था। ठीक, उसके बाद इन्होंने लिखा है, सिद्धू तथा कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला तथा संथालों को स्वराज्य दिलाने का वादा किया। उन्होंने कृषि कर के लिए नया मापदंड एवं ब्याज की संशोधित दर की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा अपने आप को वहां का गवर्नर घोषित किया। उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि आजादी के लिए वे हथियार उठा ले। तो ये स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। ये भी एक अच्छी पहचान है कि हम अच्छे हिंदी के जानकार भी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के पहले चरण में उन्होंने जमींदारों, महाजनों तथा पुलिस अफिसरों पर हमला करना शुरू किया तथा ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को निशाना बनाया गया। अंततः ब्रिटिश सत्ता की घोर अत्याचार एवं निरंकुशतापूर्ण कार्यवाही ने 1856 के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया। कैप्टन एलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गई तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। साथ ही विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई। तो यहाँ पर कैसे क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने बताया है। आगे देखें, इस विद्रोह की असफलता के अनेक कार्यों को जिम्मेदार माना जाता है। जैसे संथाल विद्रोहियों के हथियार परंपरागत थे, जैसे कि परंपरागत वहीं तीर, भाला, है ना, तलवार, यही सारी चीजें परंपरागत थे, जिससे ब्रिटिश सरकार के आधुनिक हथियारों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। वस्तुतः इस विद्रोह को असफल बना दिया गया, परंतु इसके निम्न परिणाम भी देखे जा सकते थे। तो दूसरा प्रश्न में क्या था कि परिणाम लिखना था, परिणाम देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला परिणाम है, विद्रोह समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर एवं वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया, पहला। दूसरा, संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया, दूसरा परिणाम। तीसरे परिणाम की बात करें तो संथालों के ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया, ये तीसरा परिवर्तन देखने को मिला। और चौथे की बात करें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था को पुनः मान्यता प्रदान की गई तथा 37वें अधिनियम के तहत 1856 में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके अनुसार यह सामान्य कानून लागू नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने इस उत्तर के रूप में इतने सारी बातें को लिखा है। और देखा जाए तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो शब्द लिमिट है, उस शब्द लिमिट के अनुरूप और जो वहां पर लिखा गया है कि जो भी उत्तर होगा क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना होना चाहिए, तो
उन आधारों पर देखा जाए तो ये एक उत्कृष्ट उत्तर के रूप में सामने आता है। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, आप सभी लोग इस उत्तर को लिखिएगा और इसी के आधार पर आगे के जितने भी प्रश्न हैं, साथ ही साथ एक पॉलिटी का भी मैंने दिया था, कैसे कम शब्दों में क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों को बता सकते हैं, तो सारी चीजें मैंने वहां पर बताई थी। तो अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत ये 5वां प्रश्न था। इससे पहले भी हमने 4 प्रश्नों के उत्तर को हमने देखा है, तो उसको भी आप सभी लोग जाकर देखिएगा। और ऐसे वीडियो आपको हफ्ते में कम से कम 2 या उससे ज्यादा भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।